दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल द टीचिंग हब पर। जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है, विद्यार्थियों के मन में दो तरह की बातें पैदा हो रही हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके मन में उत्साह, उमंग उमड़ रहा होगा, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके मन में एक शंका, एक डर, एक भय छाया होगा। तो ये दो तरह के विद्यार्थियों में पहले तरह के विद्यार्थी वो लोग हैं जो साल भर और पूरी समय अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई किए, पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत किए हैं। उनके मन में जरूर उमंग होगा कि कब वो परीक्षा की घड़ी नजदीक आएगी और वो अपनी योग्यता को परीक्षा के नजरिए से आंक पाएंगे। और वो विद्यार्थी जिन्हें कुछ उचित वातावरण नहीं मिला या उचित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई या किन्हीं भी कारणों से उनकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब रही होगी, उनके मन में एक भय छाया होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जो पुराने वीडियो, हमारा पहला वीडियो भाग 1 था नंबर सिस्टम का, आज उसी का दूसरा वीडियो भाग 2 है। और हमारा ये वीडियो सीरीज दोनों तरह के विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारा कंटेंट विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाएगा ही नहीं, उन्हें उस विषय की समझ को आंकने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है और आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। जैसे कि हमने टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग जान ही रहे होंगे, नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। तो मित्रों, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, मैथ्स का एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से कुछ ना कुछ प्रश्न रहते ही है। आपने पिछले वीडियो में ये जरूर सुना ही होगा कि हमने कहा था कि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अध्याय है जिसे हम कभी भी मैथ से अलग नहीं कर सकते, यानी कि पूरी मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से ही बनी होती है। तो इस विषय की, इस कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको जान ही चुके होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में हमने पिछले दिन पढ़ा था फंडामेंटल डिजिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड नंबर्स क्या होते हैं, और डिराइव्ड नंबर कितने तरह के होते हैं, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। देयर आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। आप लोगों को याद होगा, जो भी उस वीडियो को देखे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। और यदि आप लोगों ने किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। तो चलिए, हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग अगले क्लास में नंबर सिस्टम के और भी कुछ टर्म्स को हम लोग सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम के एक टर्म्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका वर्णन किया था, डिस्कस किया था इसके ऊपर। फिर से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम लोग जिन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल टू इन्फिनिटी। यानी कि हम लोग कोई भी संख्या की, कोई भी चीज की काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, 0 से कभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत होगा। तो हम लोग काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, और काउंटिंग नंबर्स ही हमारा नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहने का मतलब है कि हम लोग प्रकृति में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उसका मिनिमम क्वांटिटी 1 ही होगा, यानी कि 1 ही होगा। तो यानी कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में एक और बात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदू अरेबिक संख्याएं कही जाती हैं नेचुरल नंबर्स को। इस बात को याद रखेंगे, ये एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे इसमें, होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं
पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में जब एक जीरो के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के कलेक्शंस में, कलेक्शन नहीं कहते हैं, कि प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो के साथ हम लोग उसको कहते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। यानी कि होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर क्या कोई है तो वो जीरो है। और इसके बारे में ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं जानना है, फिलहाल इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद इवन नंबर। अगला हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से विभाजित की जा सके, यानी कि जो दो से विभाजित की जाने वाली संख्याएं हैं, डिविजिबल बाय 2, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और एक और तरीका है पहचानने का कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, अगर ये डिजिट अगर किसी के इकाई स्थान पर हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या। तो यानी जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं की जा सके वो ऑड नंबर कहलाएंगी या विषम संख्या कहलाएंगी। 1, 3, 5 ये सारी संख्याएं ऑड नंबर होंगी। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये सारी डिजिट हो तो वो संख्या ऑड नंबर होगी। अब हम लोग अगला टर्म देखेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याओं को कहते हैं? वैसी संख्याएं, इसकी परिभाषा कई तरह की आपको मिल जाएंगी, दो तरह की, मुख्यतः दो तरह की मिलेगी। हम लोग आज दोनों को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसको अच्छे से समझेंगे और आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें वैसी संख्याएं जिन संख्याओं के सिर्फ दो ही भाजक हों, यानी सिर्फ जो संख्या सिर्फ दो संख्याओं से भाग लग सके, एक वो स्वयं और दूसरी 1, यानी एक वो स्वयं से भाग लगे, दूसरी 1 से भाग लगे, यानी दैट नंबर इटसेल्फ और 1 ये दो ही उसके फैक्टर्स हों, तभी वो संख्या प्राइम कहलाएगी। यानी कि प्राइम नंबर्स वो संख्या होगी जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हों। अगर दो से ज्यादा भी हो तो वो प्राइम नहीं होगा, दो से कम भी हो तो वो प्राइम नहीं होगा। जैसे कि संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी संख्याएं, तो इन संख्याओं में किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ 1 से और 2 से भाग लगाया जा सकता है। जैसे 3 है, इसमें सिर्फ 1 से भाग लगाया जा सकता है और 3 से भाग लगाया जा सकता है। अभी हमने कहा कि जो संख्या सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो सके वही संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी, यानी अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसी तरह जितने भी क्रम में लिखे गए संख्याएं हैं, इन संख्याओं में, इन अंकों में सिर्फ स्वयं से और 1 से भाग लगाया जा सकेगा, यानी कि इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। अगर आप इसकी परिभाषा ऐसे कहते हैं कि जिसके सिर्फ जो किसी से ना कटे, सिर्फ जो किसी से ना कटे, सिर्फ एक संख्या से कटे, दो संख्या से कटे, उनको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो इस परिभाषा में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी कि एक भी तो प्राइम नंबर हो सकता है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं है, दो फैक्टर्स नहीं है। दो फैक्टर्स होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए। दो से कम भी नहीं होने चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। और एक सिर्फ इसके एक ही फैक्टर है जो कि 1 से भाग लगेगा 1 में, और किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगाया जा सकता। तो आप कहेंगे कि इसकी ये तो खुद 1 से भाग लगेगा और 1 तो है ही, तो ये कुल एक ही संख्या हुई। इसलिए हम लोग परिभाषा प्राइम नंबर की ऐसे सीखेंगे कि वैसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों, दो फैक्टर्स हों, उन संख्याओं को प्राइम नंबर कहेंगे। दो से कम भी नहीं, दो से ज्यादा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कितनी है। तो इसको निकालने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालना होगा जैसे हमने भी लिखा था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
ऐसे करके आपको लिखना होगा। तो उसको आप लोग लिख के बताएंगे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग आगे आते हैं नंबर 6 पे, कंपोजिट नंबर, जिनको कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, ये कितने से भाग लगता है? 1 से भी भाग लगाया जा सकता है 4 में, 2 से भी भाग लगाया जा सकता है, और 4 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। इसलिए इसके फैक्टर्स कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं, तो इनको हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं 25, ये 1 से भी भाग लगाया जा सकता है, 5 से भी भाग लगाया जा सकता है, और 25 से भी भाग लगाया जा सकता है, यानी कि ये भी आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। यानी वैसी संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर हों, उनको हम लोग भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या, अच्छा कोई बात नहीं, कट जाएगा, फिर से बोलिए। को प्राइम नंबर, इनको कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी वैसी संख्याएं, पहले इसको हम बता लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। कि वैसी संख्याएं जिन 2 संख्याओं का ये ग्रुप होता है, जिनमें से उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक, जैसे 2 और 3, इन दोनों के बीच, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक अगर 1 हो तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी 2 संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो, यानी कॉमनली उसमें सिर्फ 1 से भाग लगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं 9 और 12। 9 में कितने से भाग लगता है? 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, और 9 से भी भाग लगता है। 12 में कितने से भाग लगता है? 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 4 से भी भाग लगता है, 6 से भी भाग लगता है, और 12 से भी भाग लगता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? 1, 2, ये 2 कॉमन फैक्टर है इन दोनों के। ये दोनों को प्राइम नंबर हमारी नहीं कहलाई जा सकती। जिन 2 नंबर की कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी 1 हो कॉमन फैक्टर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, वो को प्राइम नंबर कहलाएगी। अब इस तरह की कई संख्याओं के पेयर आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। हम लोग देखते हैं अभी, जैसे 7 और 9, ये दोनों को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इन दोनों में 7 में 1 से भाग लगेगा, 9 में भी 1 से भाग लगेगा, और 1 जो है उससे इन दोनों संख्याओं में भाग लगेगा। अगर हम लिखते हैं 13 और 17, इन दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अलावा 1 के, सिर्फ 1 है जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर है, यानी कि 1 से इन दोनों में भाग लगाया जा सकता है। तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। तो याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ये वैसी संख्याओं का युग्म है, या वैसी 2 संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी कि सिर्फ 1 से उन दोनों संख्याओं में भाग लगे, या सिर्फ 1 से उन दोनों संख्याओं को विभाजित किया जा सके, उन संख्याओं को कहेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा है, जाना है। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीख लेते हैं, जो कि बहुत ही काम के टर्म्स हैं, काम की बातें हैं। हम लोग अभी सीखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये विभाजकता के नियम हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या को देखकर आप पता कर सके कि वह संख्या कितने से पूरी तरह से भाग लग सकती है। जैसे कि
हमारे पास कोई संख्या अगर दी गई है 336, अगर आपको विभाजकता के नियम पता होंगे तो आप इस संख्या को देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित की जा सकेगी, 3 से विभाजित की जा सकेगी या नहीं, 5 से विभाजित की जा सकेगी या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विभाजकता के नियम में क्या क्या आते हैं। तो पहला है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 2 से विभाजकता के नियम। तो वैसी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर ये 5 डिजिट अगर आपको मिल जाए तो आप बेशक कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, पूरी तरह से विभाज्य होगी। चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो और कितनी छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और संख्या के दहाई स्थान, सैकड़े स्थान और हजार स्थान पर कोई भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, 3 से विभाजकता के नियम। चलिए हम आगे लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिए। 3 से विभाजकता के नियम में हम लोग देखते हैं कि वैसी संख्या 3 से विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के सभी डिजिट, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एक संख्या का उदाहरण लेते हैं 435। इसमें 3 अंक दिख रहे हैं आपको, 4, 3, 5, 3 डिजिट्स। इन तीनों को जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा वह योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 और 3 जोड़कर 7, 7 और 5 जोड़कर 12। ये 12 3 से आपका विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यही है हमारा 3 से विभाजकता के नियम। तो कोई भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं के टर्म्स को जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे, डिजिट को, और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी, यदि वह संख्या 3 से विभाज्य हो तो हम लोग संख्या 3 से विभाजित समझते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगला डिजिट है 4। तो जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वो 4 से भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई संख्या 2 से विभाज्य हो सकती है लेकिन 4 से नहीं होगी, 2 से डिवाइड होगी और 4 से नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी के नियम देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी के नियम वो है कि किन्हीं संख्या के इकाई और दहाई स्थान को मिलाकर, यदि जैसे कि एग्जांपल में लिखते हैं 464, अगर इन दोनों संख्याओं में 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसके इकाई और दहाई स्थान के संख्याओं को मिलाकर अगर उसमें भाग लग जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि प्रथम 2 पदों में अगर 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 736, ये भी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लेकिन अगर यदि यहाँ पर एग्जांपल लिखा जाए 706, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि इनके प्रथम 2 पदों में 4 से भाग नहीं लगाया जा सकता है। तो इसीलिए 4 से विभाजकता के नियम में आप लोग सीखते हैं कि पहले क्रम के 2 अंकों में अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। अगला है नंबर 4, 5 से विभाजकता के नियम। तो ये बहुत सीधा सा है कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 होने ही चाहिए। यदि 0 और 5 नहीं होगी तो वह संख्या 5 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकती। अगला हम लोग देखते हैं नंबर 5, 6 से विभाजकता के नियम। 6, तो 6 से कोई संख्या तब डिविजिबल होगी जब वह संख्या 2 से भी विभाज्य हो और साथ साथ 3 से भी विभाज्य हो। 2 से भी और 3 से भी, तो वह संख्या 6 से भाग लगेगी।
अब 2 से विभाजकता के नियम तो आप जान ही चुके हैं कि यदि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और 3 से विभाजकता के नियम भी आप जान चुके हैं कि उन संख्या में दिए गए सभी अंकों के योग में 3 से भाग लगना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूं 216, इकाई स्थान पर 6 है, यानी कि पता चल रहा है कि ये 2 से विभाज्य है। दहाई स्थान और सभी संख्याओं के सभी टर्म्स को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 2, 1, 3 और 6, 9, यानी कि इसमें 3 से भाग लग सकता है 9 में। तो यानी ये पूरी संख्या 216 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। हमने देखा कि 6 तक के 6 से विभाजकता के नियम हम लोग सीखे। अब देखते हैं 7 से। तो वैसी संख्याओं में 7 से भाग लग सकता है। इसका नियम थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि दी गई संख्या के, जैसे कोई भी संख्या का उदाहरण लेते हैं 343, दी गई संख्या के इकाई स्थान में 2 से गुना करेंगे। जैसे इकाई स्थान पर 3 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 2 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको बाकी की संख्या में घटाएंगे। 34 में 6 घटाएंगे तो होगा ये 28। अब प्राप्त संख्या में यदि 7 से भाग लगाया जा सके तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। फिर से मैं इस नियम को एक बार और रिपीट करता हूं कि दी गई संख्या के इकाई स्थान के दुगुने को बाकी के संख्या में घटाया जाए और यदि प्राप्त संख्या में 7 से भाग लगे तो वह संख्या पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आठ से विभाजकता के नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि दी गई संख्या में प्रथम 3 अंकों में, प्रथम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों में मिलाकर यदि 8 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। ये इसका विभाजकता का नियम है। चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो और उसके 1000 और 10,000 के अंकों पर कोई भी अंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम 3 अंकों में यदि 8 से भाग लगता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 9 से विभाजकता के नियम। जिस संख्या के दिए गए अंकों के योग में यदि 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। यानी कोई संख्या दी गई है, अगर इसके योग में 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। 7 और 2 जोड़ के होता है 9 प्लस 9 यानी 18। इसमें 9 से भाग लग सकता है तो अर्थात वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी कि जैसा 3 का हम लोग विभाजकता के नियम जाने थे, वैसे ही 9 से विभाजकता के नियम है कि दी गई संख्या के सभी पदों को जोड़ने पर जो प्राप्त योगफल होता है, अगर उस योगफल में 9 से भाग लगता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं, एक और बचा हुआ है 10 से विभाजकता के नियम। तो ये तो बहुत सिंपल है। वैसी संख्या 10 से विभाज्य होती है जिनके इकाई स्थान पर 0 हो, सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर उसके इकाई स्थान पर 0 अर्थात 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगला देखते हैं नंबर 10, 11 से विभाजकता के नियम। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 11 से विभाजकता के नियम क्या है, तो पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी संख्या दी हुई है, दी गई संख्या के सम और विषम पदों के योगफल को घटाया जाए आपस में। यानी कि देखिए
एक संख्या को छोड़कर हम लोग एक एक संख्या ले रहे हैं, 4, 5 और 6, इन तीनों के योगफल में बाकी के इन दोनों संख्याओं के योगफल को घटाया जाएगा, तो अगर प्राप्त संख्या 11 से भाग लगेगी तो यह पूरी संख्या 11 से भाग लग सकती है। तो चलिए देखते हैं, 4, 5, 9 और 6 15 होता है, 3 और 7 10 होता है, 15 और 10 का अंतर निकालेंगे तो यह 5 होगा, यानी कि यह संख्या 11 से भाग नहीं लगेगी। इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं कि दी गई संख्या में माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हम लोग चिन्ह लगा सकते हैं, और इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, अगर उस रिजल्ट में 11 से भाग लग सकता है तो फिर पूरी ये संख्या में 11 से भाग लगाई जा सकती है। तो विभाजकता के नियम में हम लोगों ने देखा कि 2 से विभाजकता के नियम, 3 से विभाजकता के नियम, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्से को जाना है, समझा है और उसको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास किया है। अब आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में नंबर सिस्टम का जो अगला वीडियो होगा वो बिल्कुल आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि हमारे बताए गए थ्योरी पर आधारित होंगी और आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर हम लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस, हमारी समझ नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ही बेहतर होगी। तो अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक मिल जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम लोग नंबर सिस्टम को कंक्लूड कर चुके होंगे तो फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाएगा, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि आप लोग उसे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किसके कैसे सॉल्व हुए। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको दोबारा इम्प्रूव करने का या उसके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपकी तैयारी में थोड़ा सा मदद कर पाएंगे। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।